बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी CSS PMS FPSC और बाकी PPSC के जितने भी ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव हूँ या वन पेपर हूँ, तो उनकी ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिनेंशियल रेगुलेशंस की हम बात कर रहे थे, जिसमें हम फिनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट के रेगुलेशन में, जो कि फिनेंशियल रेगुलेशंस हैं, जनरल फिनेंशियल रेगुलेशन। तो उनका आज हम रूल नंबर 19 पढ़ेंगे। ये रूल बेसिकली मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की पावर्स जितनी भी हैं वो सदर पाकिस्तान के पास होती हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 99 के मुताबिक वो पावर डेलीगेट की गई होती हैं। मुख्तलिफ जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, उनके जो ऑटोनमस इदारे होते हैं, उनको पावर्स दी गई होती हैं। हाँ, जो दी गई पावर्स हैं उनमें भी कुछ अगर एडिशनल या रेस्ट्रिक्शन करनी हो तो गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है। अब फर्दर जो है हमें रूल 19 ये गाइडलाइन देता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, सप्लायर के साथ, तो बीइंग हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कंट्रोलिंग ऑफिसर, तो आपको किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा, कंसीडर करना होगा, या फिर कोई भी जो अथॉरिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट करने में अपना रोल अदा कर रही है, तो उनको कौन सी जो बेसिक फीचर्स हैं वो अपने माइंड में रखनी होंगी जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हूँ, ताकि गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट के फाइनेंसिंग को जो है वो ज़ाया ना जाए, कोई लॉस ना हो, उससे बचने के लिए, और फिर फ्यूचर में जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उनसे बचने के लिए बेसिक जो हैं कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, उनको आज हमने कवर करना है वन बाय वन। द फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल्स हैव बीन laid down for the guidance of authorities which have to enter into contracts। किन के लिए ये हैं गाइडेंस? अथॉरिटीज़ के लिए। कौन सी अथॉरिटी? जो कि गवर्नमेंट इदारे की हेड कर रही है। तो किसके लिए? हैव टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक फंड, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनसे पब्लिक फंड से पैसा खर्च होना अल्टीमेटली उसका रिजल्ट होगा। नंबर 1 क्या आपने देखना है? द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रीसाइज and definite, and there must be no room of ambiguity or misconstruction therein। अब ये 4 चीज़ें आपने कॉन्ट्रैक्ट की जब आप उसकी टर्म एंड कंडीशन बना रहे हैं, तो एक तो प्रिसाइज आपने बात लिखनी है, दूसरे नंबर पे डेफिनेट हो, उसमें एम्बिग्विटी का पहलू नहीं होना चाहिए। कंडीशन जो है डिफाइन हूँ, डेफिनेट हूँ, क्लियर पता हो कि जी आपने ये काम करना है, और उसके बदले में जब आपको पेमेंट्स होंगी तो हमने इस तरीके से उसकी पेमेंट्स करनी है। दोनों पार्टीज़ के लिए, पार्टी 1 2, उन दोनों के लिए क्लियर शराइत हूँ, और उनमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए जो आप किसी कंडीशन के साथ मैच कर दें कि जी अगर ये आप काम करेंगे तो हम साथ में इससे करेंगे, उसके साथ कंडीशनल ना करें। इसके अलावा मिसकंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप उसके अंदर ऐसी लूप या स्पेस ना रखें जिससे सप्लायर आपसे बाद में फ़ायदा उठा ले। दूसरा रूल आपने क्या करना है? एज फार एज पॉसिबल लीगल एंड फिनेंशियल एडवाइस शुड बी टेकन इन द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिफोर दे आर फाइनली एंटर्ड इनटू। कि कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जितनी भी जो लीगल एडवाइस है या फिनेंशियल फाइनेंस के डिपार्टमेंट, लीगल आपको जो LLB LLM या जो आपको एडवाइज़र या वकील आपका एडवोकेट होगा वो एडवाइस करेगा, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट के रेलिवेंट सारी टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा होगा। फिनेंशियल एडवाइस कौन सा आपको देगा? जो फाइनेंस का बंदा होगा वो आपको फिनेंशियल एडवाइस देगा, जहाँ पे आपके फाइनेंस के बंदे की एक्सपर्टीज़ उस हद तक नहीं होती है, तो फिर आप फिनेंशियल एडवाइज़र जो कि मिनिस्ट्रीज में अपॉइंटेड होती हैं या फिर अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आप ले सकते हैं उनके एडवाइस। शुड बी टेकन इन द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आप कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसमें वो इनकॉर्पोरेट करें बिफोर दे आर फाइनली एंटर्ड इनटू, कि कॉन्ट्रैक्ट को करने से पहले फाइनली आपने ये चीज़ें देख लेनी है। फर्दर रूल नंबर 3, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अडॉप्टेड वेयर एवर पॉसिबल द टर्म्स टू बी सब्जेक्ट टू एडिक्वेट प्रायर स्क्रूटनी। कि जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके मुताबिक आप उसको लेके चलें, उसकी टर्म एंड कंडीशन डिफाइन करें, और एडिक्वेट प्रायर स्क्रूटनी यानी कि जो उसकी पहले स्क्रूटनी जो है सप्लायर है या उसके हालात, चीज़ें जिस कंडीशन में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप फिजिबिलिटी उसकी सारी की सारी पहले रीड आउट कर लें। इसके बाद चौथा रूल आपने क्या करना है? द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वंस एंटर्ड इनटू शुड नॉट बी मटेरियली वेरिड without the previous consent of the authorities competent to
enter into the contracts as so varied, no payments to contracts by way of compensation or otherwise outside the strict terms of contract or in term excess of the contract rates may be authorized without the previous approval of the Ministry of Finance। तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फिर उसको आपने यानी कि अगर फ़र्ज़ किया वो 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था, अब जो है 10 इशारिया आप 10 कर लेते हैं, इतनी है, तो ये थोड़ी सी वेरिएशन होगी कॉन्ट्रैक्ट के अमाउंट के मुताबिक, तो इसमें थोड़ी बहुत तो वेरिएशन ठीक है, लेकिन 10 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को आप 12 मिलियन पे बगैर किसी वजह के नहीं लेके जाएंगे। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आप उसकी वजह बयान करके अप्रूवल लेंगे। और इसके अलावा जब आप जो वेरिएशन करेंगे तो कंसेंट लेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी होगी उसके लिए, वो भले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको आपने एक्स्ट्रा कंपनसेशन के लिए कोई पेमेंट नहीं करनी, जो आपने टर्म एंड कंडीशन स्पेसिफाई की हैं उसी के मुताबिक आपने चलना है। इसके अलावा जो टर्म एंड कंडीशन जो इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती थी वो आपने उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करना। हाँ, अगर हालात वाक़यात कुछ ऐसे हो जाएँ तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या जो उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उससे अप्रूवल लेंगे। इसके बाद रूल नंबर 5 आता है, नो कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग एन अनसर्टन और इनडेफिनिट लाइबिलिटी or any condition of an unusual character should be entered into without the previous consent of the Ministry of Finance। कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें कोई अनसर्टन सिचुएशन का साथ लिंक नई चीज़ को करेंगे, कोई अनयूजुअल टाइप के नेचर के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो आप नहीं करेंगे। हाँ, पहले आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को प्रॉपर वो सारी की सारी चीज़ें बताएंगे, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को फाइनली एंटर करेंगे। इसके बाद 6 नंबर पर रूल जो आपने फॉलो करना है, व्हेन एवर प्रैक्टिसेबल एंड एडवांटेजियस कॉन्ट्रैक्ट should be placed only after tenders have been openly इन्वाइटेड। जब आप टेंडर्स ओपनली इनवाइट करते हैं, सप्लायर्स को मौका देते हैं, जी हमने ये एक बिल्डिंग बनानी है, लेट्स सपोज हम एक मिसाल देते हैं, तो आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्टर विद इन कंट्री हैं या आउट ऑफ द मुल्क, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपटीशन आप करवा रहे हैं, तो ओपनली इनवाइटेड जो टेंडर्स होंगे वो जब आपके पास आ जाएंगे, जो लोएस्ट होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर लोएस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते तो उसकी वजह भी बताएंगे क्या। इन केस वेयर द लोएस्ट टेंडर इज़ नॉट एक्सेप्टेड रीजन शुड बी रिकॉर्डेड, तो उसको इनकार करने की कोई ना कोई वजह सॉलिड होनी चाहिए। और पेपरा रूल इसके मुतालिक आपको कंप्लीटली गाइड करता है कि आपको किस तरह के कॉन्टैक्ट करने चाहिए, सप्लायर की क्या क्या चीज़ें आपने वेरीफाई करनी, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होगा। इसके बाद आ जाता है रूल नंबर 7, इन सेलेक्टिंग द टेंडर टू बी एक्सेप्टेड द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल एंड फर्म्स टेंडरिंग मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन एडिशन टू अदर लेवल रेलिवेंट फैक्टर्स। कि जब आप टेंडर्स इनवाइट करते हैं तो सप्लायर उसमें पार्टिसिपेट के लिए आपको बिड्स देते हैं, तो आपने उनकी इवैल्यूएशन करनी है। अगर वो इंडिविजुअल है तो उसको भी आप असेस करें, और अगर उसकी फर्म है तो उसको भी प्रॉपरली आप असेस करें, और उसके बाद आप जाके उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करें। 8वें नंबर पे क्या कंडीशन है, जो रूल है जो आपने कंसीडर करना है, फैक्टर कंसीडर करने हैं, इवन इन केस वेयर ए फॉर्मल रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट मेड इनटू ऑर्डर फॉर सप्लाईज। अगर आप सप्लाईज ले रहे हैं और रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे सप्लायर के साथ, इसके बावजूद आपने क्या करना है, शुड बी प्लेस्ड विदाउट एटलीस्ट अ रिटर्न एग्रीमेंट एज टू दी प्राइस। तो प्राइस के मुतालिक जो बात होगी उसको राइटिंग में आप लेके आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद रूल नंबर जो 9 है वो आपने जो प्रोविजन मस्ट बी मेड इन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सेफ गार्डिंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड टू कॉन्ट्रैक्टर, के कॉन्ट्रैक्टर के साथ जब आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसमें देखना है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को कोई अगर लॉस होगा तो वो कंपनसेट करना उस सप्लायर का काम होगा। अगर कोई आप सैंपल के तौर पे देते हैं तो भी आपने उसको कंफर्म करना है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का लॉस नहीं होना चाहिए, और उसको प्रॉपर रूलिंग के मुताबिक जो कंडीशन दी गई है उसको लोन पे देते हैं, उस सैंपल के मुताबिक वो चीज़ें बना के लेके आता है, तो जो चीज़ ओरिजिनल है वो आपके पास उसी हालत में ही आनी चाहिए। नेक्स्ट रूल जो आपने फॉलो करना है कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ लाइकली टू एंड्योर फॉर ए पीरियड मोर देन 5 ईयर, यानी कि जब आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसका पीरियड जो है 5 साल से ज़्यादा मुमकिन है कि 5 साल से ज़्यादा टाइम इसको लगेगा, फिर आपने क्या करना है, इट शुड वेयर एवर फिजिबल, जहाँ पे भी मुमकिन हो, इंक्लूड ए प्रोविजन फॉर अनकंडीशनल पावर ऑफ द रेवोकेशन और कैंसलेशन बाय द गवर्नमेंट। तो फिर उसमें आप कोशिश करें कि एक टर्म्स ऐसी भी डालें जिसमें गवर्नमेंट के पास ये पावर हो कि वो बगैर किसी कंडीशनल पावर के वो रिवोक कर सकती है, उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है एट एनी टाइम, किसी भी वक्त ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ।
नोटिस टू दैट इफेक्ट। उसको 6 महीने का आप नोटिस देंगे कि अगर आप ये प्रॉपर तरीके से इस चीज़ों को नहीं लेके चलते तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है, वो आपके इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। लेकिन इसका सारा का सारा जो है लॉस, वो आपने कोई ऐसा लूप नहीं देना जिससे वो अदालत में जाए और गवर्नमेंट को और भी लॉस हो। आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.harvardacademy.com। और खुदा हाफिज़।